तो आज हम बात करने वाले जो इम्प्रेशनिज्म जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसके पीछे क्या लॉजिक होता है। आर्ट प्लेन एयर हो, लैंडस्केप हो, कुछ भी है ना। जब वो लाइव स्टडी कर जो सन का टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली, आर्टिस्ट के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो चीज़ों को टाइम लगा के बहुत रियलिस्टिक तरीके से ब्लेंड करते हुए सारी चीज़ों को देते हुए चलना है, ताकि आपके वर्क में कुछ एक अट्रैक्शन होना चाहिए ना, और बाकी पोर्शंस को पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के इंप्रेशन को कैप्चर करके छोड़। एंडिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्लेसमेंट ऑफ राइट वैल्यू एट राइट प्लेस। Hey, hello friends, welcome back to my YouTube channel. So, how are you all? I hope you all are doing good, and I hope you all are doing a lot of practices, right? तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं चारकोल से पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो पिछले ऑलमोस्ट 4 to 5 वीडियोस मैंने ऑलरेडी चारकोल पे ही बनाए हैं, चारकोल से पोर्ट्रेट ड्रॉ करने का और उसके थ्रू शेडिंग करने का पूरी जो टेक्निक्स होती है वो मैंने शेयर करी है। सबसे पहले तो पोर्ट्रेट को ड्रॉ किस तरीके से करना है, फंडामेंटल्स के ऊपर पूरा बेसिक में बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखी है, और चारकोल के ऊपर भी मैंने 4-5 वीडियोस बना रखी है, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं वही सेम प्रोसेस को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन आज जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो वो थोड़ा क्विक रैपिड आप कह सकते हैं। जहाँ इस टाइप से चारकोल के पोर्ट्रेट को करने में मुझे 3 to 4 आवर्स लग जाते हैं, तो उस जगह पे मैं यहाँ पे इस पोर्ट्रेट को ऑलमोस्ट 1.5 आवर में कंप्लीट करने वाली हूँ, तो आप इसको क्विक ही कह सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे इस वर्क को ऑलमोस्ट 1.5 आवर में कंप्लीट करने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या मोटिव है, यहाँ पे मैं जो ये मेरा वर्क है इसको मैं बिल्कुल लूजली बोल्ड स्ट्रोक्स में कंप्लीट करूँगी, और मैं यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर फोकस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा मेन फोकस है प्रोपोर्शंस के ऊपर, लाइट एंड शैडो, जो लाइट के डायरेक्शन को देखते हुए जब हम लाइट और शैडो फैमिली को अलग करते हैं तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे फोकस कर रही हूँ, और पर्टिकुलर पर्सन के इम्प्रेशन को कैप्चर करने की मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। कह सकते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के हाव भाव को कैप्चर करना है, ठीक है। और लाइटनेस अगर आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसको रैपिड कर रहे हैं। क्योंकि लाइटनेस को कैप्चर करने के लिए बहुत छोटे छोटे डिटेल्स को भी हमें देखना पड़ता है और छोटे छोटे डिफरेंसेस को देखना पड़ता है, ठीक है। तो उस चीज़ पे हमारा फोकस नहीं है यहाँ पे, अभी हमारा फोकस बस उस पर्टिकुलर पर्सन के इंप्रेशन को कैप्चर करने पे है, ठीक है। और प्रोपोर्शन पे हमें ध्यान देना है, बिल्कुल रैपिड है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो लूज स्ट्रोक्स होते हैं, जो बोल्ड स्ट्रोक्स में जब हम वर्क को कंप्लीट करते हैं, और जो इम्प्रेशनिज्म जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसके पीछे क्या मोटिव होता है, उसके पीछे क्या लॉजिक होता है आर्टिस्ट का, ठीक है। तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा मैंने क्या लिखा है, लूजनेस इज अ स्टडी, पीपल कॉल इट स्टाइल। लेट मी एक्सप्लेन दिस। जब भी कोई आर्टिस्ट लाइव मॉडल से स्टडी कर रहा होता है या फिर कोई वर्क लाइव कर रहा होता है, सामने से देख कर बना रहा होता है, चाहे वो पोर्ट्रेट हो या फिर प्लेन एयर हो, लैंडस्केप हो, कुछ भी है ना। जब वो लाइव स्टडी करता है तो उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो सारी चीज़ों को परफेक्टली ब्लेंड करके बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से सारी चीज़ों को कैप्चर कर सके। लाइक अगर कोई लाइव मॉडल से स्टडी कर रहा है पोर्ट्रेट की, तो मॉडल ज़्यादा से ज़्यादा कितना देर बैठ सकता है, 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा तो नहीं बैठ सकता, है ना। और 3 to 4 आवर्स में किसी भी पोर्ट्रेट को कंप्लीट करना, उसके रियलिस्टिक फॉर्म को कैप्चर करना, लाइट और शेड को ध्यान में रखते हुए, और उसके पर्टिकुलर पोर्ट्रेट के लाइटनेस को भी कैप्चर करना, सारी चीज़ों को बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से ब्लेंड करते हुए कैप्चर करना, इट्स वेरी वेरी टफ। और सपोज अगर हम कोई प्लेन एयर कर रहे हैं, लैंडस्केप बना रहे हैं, तो भी जो सन का टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली चेंज होता है। 1 आवर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है सन के टेम्परेचर में, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, जो मूड है वो चेंज हो जाता है, सराउंडिंग्स, उसके जो कलर्स जो हमें अप्लाई करने हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इट्स वेरी वेरी टफ कि आर्टिस्ट के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो चीज़ों को टाइम लगा के बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से ब्लेंड करते हुए सारी चीज़ों को बनाए और कैप्चर करे, ठीक है।
तो टाइम तो है नहीं आर्टिस्ट के पास, और उसे एक रियलिस्टिक फॉर्म को कैप्चर तो करना है, और लाइट एंड शेड्स को कैप्चर करना है, एटमॉस्फेयर को कैप्चर करना है, मूड को कैप्चर करना है, सारी चीज़ों को कैप्चर तो करना है, तो वो करे कैसे, है ना। तो आर्टिस्ट क्या करता है यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को सबसे पहले सिंप्लीफाई करता है कि उसके सब्जेक्ट में क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और किस चीज़ को वो इग्नोर कर सकता है ना। दैट इज सिंप्लीफिकेशन, कि आर्टिस्ट व्यूअर को क्या दिखाना चाहता है, व्हाट इज द फोकस। मतलब आर्टिस्ट जो भी आर्ट वर्क बना रहा है उसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप उस चीज़ को कह सकते हैं, मतलब फोकल पॉइंट उस चीज़ को हम बोलते हैं। अगर हम एक आर्टिस्ट के लैंग्वेज में अगर आप बोलोगे तो उस चीज़ को हम फोकल पॉइंट कह सकते हैं, कि मतलब आर्टिस्ट अपने सब्जेक्ट में क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, मतलब मेन उसका अट्रैक्शन क्या है, ठीक है, आर्टिस्ट का फोकस पॉइंट है। उस चीज़ को वहाँ पे आर्टिस्ट बस थोड़ा सा वर्क करेगा, थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड करेगा, और बाकी पोर्शंस को वो लूजली बोल्ड स्ट्रोक्स में फिनिश कर देगा, कंप्लीट कर देगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के इंप्रेशन को कैप्चर करके छोड़ देगा। ये तो हो गया सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन अब करना कैसे है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं पे भी कैसे भी स्ट्रोक्स मार देंगे, कोई भी कलर डाल देंगे, वो चल जाएगा, है ना। वो हमारा फोकल पॉइंट है उसको वो सपोर्ट भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी अप्लाई कर दिए, है ना। तो अब रोल आता है वैल्यू का। किसी भी रियलिस्टिक फॉर्म को कैप्चर करने के लिए वैल्यू इज़ द ओनली थिंग जिसकी वजह से हमें रियलिस्टिक फॉर्म को हम कैप्चर कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में मैंने पहले की बहुत सारी वीडियो में, इवन सारी वीडियोस में मैंने इस चीज़ के बारे में बताया है कि जो भी हमारा रियलिस्टिक फॉर्म है उसको कैप्चर करने के लिए वैल्यू को सही जगह पे प्लेस करना होता है, ठीक है। ब्लेंडिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, the placement of right value at right place is important to capture realistic form, ठीक है। तो आर्टिस्ट क्या करेगा, आर्टिस्ट के पास टाइम बहुत कम है, ठीक है, मैक्सिमम 2 आवर्स आप मान के चलो, 2 आवर्स है उसको, उसमें सारी चीज़ों को, सारे रियलिस्टिक फॉर्म को कैप्चर करना है, और साथ में एक फोकस को भी लेते हुए चलना है, ताकि आपके वर्क में कुछ एक अट्रैक्शन होना चाहिए, नहीं तो वो आई कैचिंग नहीं लगेगा, है। आर्टिस्ट को अपने वर्क को बिल्कुल आई कैचिंग बनाना है, और साथ में उसको रियलिस्टिक फॉर्म को भी कैप्चर करना है, कलर को भी देखना है, मूड को देखना है, कलर जो उसका एटमॉस्फेयर है उसके टेम्परेचर को भी देखना है ना। तो उसके पास टाइम तो बहुत कम है, तो वो क्या करेगा, सिंप्लीफाई करेगा, और सारे पूरे वर्क को पहले वो बोल्ड स्ट्रोक्स में वैल्यू को ध्यान में रखते हुए अपने स्ट्रोक्स को अप्लाई करेगा, कलर्स को अप्लाई करेगा जहाँ पे भी जो कलर्स डालने हैं, जस्ट एज ए इम्प्रेशन, मतलब वो उतना ही करेगा जितना उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के इंप्रेशन को कैप्चर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और फाइनल मोमेंट में, फाइनल जब वो पेंटिंग ऑलमोस्ट जहाँ पे एक सारे प्रोपोर्शंस सही आ गए हैं, रियलिस्टिक फॉर्म कैप्चर हो चुका है, कलर टेम्परेचर कैप्चर हो चुका है, मूड कैप्चर हो चुका है, फिर वहाँ पे वो लास्ट मोमेंट में वो जहाँ पे भी उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जहाँ पे भी आर्टिस्ट का फोकस पॉइंट है, वहाँ पे वो थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर देगा, है ना। तो उससे क्या होगा, व्यूअर्स का आई बिल्कुल उसी पॉइंट पे वो जाकर गिरेगा जहाँ पे उसका फोकस पॉइंट है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा आई डिटेलिंग की तरफ ही अट्रैक्ट होता है ना। तो वो व्यूअर का आई उसी जगह पे जाके अट्रैक्ट होगा जहाँ पे उस पर्टिकुलर वर्क का फोकस पॉइंट है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगेन फंडामेंटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही तो है हमारा फंडामेंटल जिस पे हमें फोकस करना है ना। तो आर्टिस्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए वो स्टडी कर रहा है ना। उसके पीछे का लॉजिक आप समझो कि वो लूज स्ट्रोक्स में, वो बोल्ड स्ट्रोक्स में चीज़ों को क्यों फिनिश कर रहा है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है, आर्टिस्ट प्लेन एयर कर रहा है, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ऑब्वियसली फंडामेंटल को तो इग्नोर नहीं कर सकता, तो वो क्या इग्नोर कर सकता है, वो ब्लेंडिंग को इग्नोर कर सकता है। आर्टिस्ट को रियलिस्टिक फॉर्म के इंप्रेशन को कैप्चर करना है, ठीक है। वो तो बोल्ड स्ट्रोक्स में भी कैप्चर हो जाएगा अगर वो राइट वैल्यू को राइट जगह पे प्लेस कर देता है तो। और आर्टिस्ट जब इस तरीके से लाइव मॉडल की या फिर प्लेन एयर लैंडस्केप की स्टडी करता है और उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो वो अपने सब्जेक्ट को बोल्ड स्ट्रोक्स में फिनिश करता है, एंड देन people call it a style। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, here totally perspective is changed। जब आप किसी भी वर्क को एक आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखोगे
तो कोई भी वर्क एक स्टडी ही लगेगी, एंड दैट स्टडी टोटली बेस्ड ऑन आर्ट फंडामेंटल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं से भी कुछ भी कर लो, फाइनली पॉइंट लास्ट में सुई जो है वो वहीं पे आके अटक जाती है, और वो है आर्ट फंडामेंटल्स। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने मेरे पहले के वीडियोस को देखा है तो आप समझ सकते हैं कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आर्ट फंडामेंटल्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप कहीं से भी चलो, आपको आर्ट फंडामेंटल जो है वो बेसिक चीज़ है, उसको आपको ध्यान में रखते हुए ही कोई भी काम करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करना, ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच पाए। और इसी तरीके से प्रैक्टिस करना, इसी तरीके से फंडामेंटल्स की स्टडी करना, है ना, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, और अगर आप मेरे आने वाले ट्यूटोरियल्स जो भी लेसन्स मैं शेयर करूंगी उसको आप देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।